स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा और क्रूशियल सेक्टर है। और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो मोर देन 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं आज के सिनेरियो को देखूँ, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आपका वॉर हो मिडल ईस्ट में हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, पिछले कुछ सालों से हम डिस्टर्बेंस देख रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कभी एक्सपोर्ट रुक गए, कभी इंपोर्ट रुक गए, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट। तो ये तो चलो वर्ल्ड डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ, बात करते हैं दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे फार्मर्स को देखने को मिल रहा है। फसलें हार्वेस्टिंग के टाइम ख़राब हो जाती है, कभी जर्मिनेशन के टाइम, कभी मिड ऑफ द सीजन। तो इन सभी की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनकी लिए इनकम जो है वो एक शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं बचा है एग्रीकल्चर के थ्रू। और हम हमेशा से एक स्कीम अडॉप्ट करते आए, हम एक तरीका अडॉप्ट करते आए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, बट स्टिल हम उसे डेवलप नहीं कर पाए, हमारे फार्मर्स की इनकम को इंश्योर नहीं कर पाए। हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देखा कि हाँ भाई एक मॉडल निकाल दिया और वो थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल होगा, बट ऐसा नहीं है। रिसेंटली जो हमारे करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि हमें हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन से रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, हमें रीजन स्पेसिफिक फार्म स्ट्रेटजी पर जाना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं ये रीजन स्पेसिफिक फार्म स्ट्रेटजी क्या है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं और क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखो, रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जो हम हमेशा से एक अप्रोच अपनाते आए थे, वन साइज फिट्स फॉर ऑल। जैसे आप क्लास में भी देखिए, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, कोई मीडियम लेवल के स्टूडेंट, कोई वीक स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी एक स्ट्रेटजी, एक चीज़ सभी के लिए सूटेबल नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वीकर स्टूडेंट पर। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको बहुत ज़्यादा नहीं कराने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ये कहता है कि हाँ, वन साइज फिट्स फॉर ऑल की स्ट्रेटजी अब नहीं चलेगी। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी। अब ये क्या है, गवर्नमेंट अभी तक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाती थी, अब ये यूनिफॉर्म पॉलिसी एप्लीकेबल क्यों नहीं है। अब आप एक चीज, बहुत छोटी सी चीज समझिए, मैं एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही जाऊंगी तो वहां पर भाषा, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका सब बदल जाता है। तो एग्रीकल्चर तो एक ऐसा सेक्टर हो गया जो आपका क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, सॉइल पर डिपेंड करता है, वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वहाँ के रीजनल लोकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब मेरी लैंग्वेज में, मेरे खाने में, मेरी ड्रेसेस में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी क्यों नहीं होगी। आप देखिए पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट देखिए कितनी ज़्यादा बारिश होती है, वहीं पर मिडल या सेंट्रल इंडिया सूखा पड़ता है। राजस्थान में जाइए, वहाँ की सॉइल अलग है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इवन एक डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय एरिया, गुड़गांव एंड रेवाड़ी। तो गुड़गांव में जो पानी की अवेलेबिलिटी है, मीठा पानी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे से हो पाता है। एंड गुड़गांव के टच में है दूसरी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज रेवाड़ी। अब आप वहां जाएंगे, वहां खारा पानी है, वहां पर वीट के कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस भी बदल जाती हैं, हार्वेस्टिंग के तरीके बदल जाते हैं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोस्टली फार्मर जो है आपका इरिगेशन करते हैं वीट का बाय द योर रोज एंड फरो, और वहीं पर या फ्लड इरिगेशन अपनाते हैं। वहीं पर गुड़गांव के अंदर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज किया जाता है। वो लोग हार्वेस्टिंग करते हैं आजकल कंबाइंस के थ्रू, बट उधर की साइड खारा पानी अवेलेबल है, लीव्स के ऊपर स्प्रिंकलर के थ्रू उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एप्लीकेशन नहीं हो पाती है क्योंकि सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो जाएगा लीव्स के ऊपर और अपटेक नहीं हो पाएगा वाटर का, साथ के साथ जो क्लॉगिंग है स्प्रिंकलर्स की वो हो जाएगी। और हार्वेस्टिंग फिर उन्हें करवानी पड़ती है आपका हार्वेस्टर से,
कंबाइन से वो नहीं कर पाते हैं, थ्रेशर वगैरह उन्हें यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्लैट लैंड नहीं होती है, रोज एंड फरोज वो क्रिएट करते हैं। तो देखो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ही इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम, बोने सेम क्रॉप को सो करने का तरीका, सेम क्रॉप को हार्वेस्ट करने का तरीका, उसकी इंटर कल्चरल प्रैक्टिसेस सब कुछ बदल जाती है। तो एक साइज फिट कैसे हो सकता है सभी के लिए? तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस दिया है और उन्होंने कहा है कि अब टाइम आ गया है हमें रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी अपनाने का। वी हैव टू फोकस टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना तो हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर पाएंगे, ना ही हम हमारे फार्मर्स को अपलिफ्ट कर पाएंगे। तो पहले इसमें मूव करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया कि अभी तक हम सेंट्रलाइज्ड और यूनिफॉर्म अप्रोच लेकर के चल रहे थे, बट आज हमें जरूरत है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को अपनाने की। ठीक है, रीजनल स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो मेजर प्रोडक्शन आता है, मतलब मैं कहूंगी 80% हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के थ्रू आता है, जहां जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 1.08 हेक्टेयर लैंड है। और जो मेरे लार्ज फार्मर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 20% ऑफ द प्रोडक्शन, और इनकम 80% इनकम चली जाती है लार्ज फार्मर के पास और सिर्फ 20% इनकम बचती है स्मॉल फार्मर्स के पास। तो स्मॉल फार्मर जो कि एक इतना ह्यूज रोल प्ले कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन का, उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है और वो सफर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है पर हेक्टेयर लैंड, अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी हमारी कंट्री में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ये इशू हो गया। उसके बाद वाटर स्ट्रेस, कहीं पर वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज हो रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा में देखिए राइस के लिए कितना ज्यादा यूज हो रहा है, वहीं पर कुछ स्टेट्स में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज लैक कर रही हैं। अब इरिगेशन फैसिलिटी लैक करेगी तो पानी होगा नहीं एंड द फार्मर विल ओनली रिलाई ऑन द रेनफॉल। ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इश्यूज है। और एक बहुत ही मेजर और कोर इशू है, वो है मोनोक्रॉपिंग। अब जब हम मोनोक्रॉप करते हैं, एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करते हैं, तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती है। अब जब आप एक ही क्रॉप कर रहे हो तो आपको सेम फर्टिलाइजर भी डालना है, सेम पेस्टिसाइड भी डालनी है, सेम वीडीसाइड भी डालनी है, और इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होती चली जाएगी। और हम किधर टिल्टेड है? वी आर टिल्टेड टुवर्ड्स द राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन। हम राइस और व्हीट की तरफ टिल्टेड है, विच नीड्स टू बी चेंज्ड नाउ। तो ये एक फोकस है। अब एक चीज और मैं समझाती हूँ आपको कि इस मोनोक्रॉपिंग की वजह से हमारे यहाँ जो पहले क्रॉप ग्रो की जाती थी, जैसे पल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, उनका प्रोडक्शन अब बिल्कुल खत्म हो गया है। आज हम पल्स और ऑयल सीड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें पल्सेस और ऑयल सीड्स को बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जबकि हम एक कृषि प्रधान देश है। वहीं पर हम व्हीट और राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारा जो सिस्टम है वो राइस और व्हीट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, जिनकी वजह से मेरी सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो रही है और मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर भी खराब हो रहा है। सो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कुछ फोकस एरिया बताया उन्होंने कि अगर हम इन पर एम्फेसिस करेंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। उन्होंने कहा अब हमें एम्फेसाइज करने की जरूरत है सबसे पहले तो सेल्फ रिलायंस पर, आत्मनिर्भरता पर, क्योंकि जो ग्लोबल डिस्टर्बेंस जो हो रहा है उसकी वजह से कभी ऑयल के या पल्सेस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो रुक सकते हैं, और हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इनके प्रोडक्शन में। तो हमें जो है हमारे प्रोडक्शन को टिल्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स पल्सेस एंड ऑयल सीड। हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनका बढ़ाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये ऑयल सीड और पल्सेस को अगर हम ग्रो करते हैं तो मेरी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, सॉइल की फर्टिलिटी, क्योंकि इनके अंदर जो पल्सेस हैं इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। सो गवर्नमेंट जो है इनको, फार्मर को एनकरेज कर रही है कि सीरियल्स को छोड़ करके, अगर आप के पास 2 हेक्टेयर लैंड है, अगर आप दोनों के ऊपर अगर व्हीट ग्रो कर रहे हो तो ट्राई कीजिए एक के ऊपर आप ऑयल सीड ग्रो करें और एक के ऊपर व्हीट ग्रो करें, ताकि दोनों से ही कॉम्प्रोमाइज ना हो, हम दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो यहां पर
जो गवर्नमेंट है अब फार्मर्स को कैसे एनकरेज कर रही है, वो एनकरेज कर रही है बेटर सीड से, कि हम आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल कराएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। साथ के साथ गवर्नमेंट ने जो 100% प्रोक्योरमेंट इंश्योर कर दिया है पल्सेस के लिए, कि पल्सेस का 100% प्रोक्योरमेंट होगा। इसके साथ साथ कल्टीवेशन एरियाज को एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है, केवीकेस के थ्रू फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब हमारी प्रायोरिटी जो है, हमें लार्ज फार्मर्स को छोड़ करके हमारा सेंट्रल फोकस, हमारा फोकस जो है वो लाना होगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्टर भी वही है। तो अब हमें उनकी इनकम स्टेबिलिटी बढ़ानी होगी, हमें उनको फॉर्मल क्रेडिट, सबसे बड़ा नुकसान होता है स्मॉल फार्मर्स को कि क्रॉप अगर खराब हो गई तो उनके पास अगली फसल बोने के लिए पैसे नहीं होते, और वो पैसे जनरली बनियों से, आड़तियों से उधार लेते हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, और अगर फसल दोबारा से खराब हो गई तो वो उसको रिपे नहीं कर पाते हैं एंड दे कमिट सुसाइड्स। आपको पता है जो सुसाइडल केसेस फार्मर के होते हैं उनका रीजन क्या है। तो इसको अब हमारी गवर्नमेंट इंप्रूव करना चाहती है। अब वो कैसे कर रही है, इनकम स्टेबिलिटी लाती है, कैसे, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट इंश्योर करके। अगर हम उसको भी हटा दें तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर जो है 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं सरकार से। फॉर्मल लोन जो है उनको मिल जाता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। बट स्टिल एक लार्ज सेक्शन फार्मर का ऐसा है जिनको अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड की एसेसिबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए थ्रू आउट द कंट्री कैंपेन्स चलाने वाली है, और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जितने भी फार्मर्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल, सबका इंश्योर किया जाएगा कि उनका एनरोलमेंट केसीसी में हो। इसके साथ साथ फार्मर आईडी का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कुछ स्टेट्स पे, कुछ उसको इम्प्लीमेंट और ज़्यादा किया जाएगा, जिसके अंदर सभी एक फार्मर को एक पर्टिकुलर पर्सनल आईडी दी जाएगी, जिसके अंदर उनके पास कितने लाइव स्टॉक है, कितना वो हेक्टेयर एरिया शो कर रहे हैं, मतलब सारी इन्फो, कितना उनके पास लैंड है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर रहेगी। और इसके साथ साथ जो हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम है, कि जो लैब में रिसर्च हो रही है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च चल रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन लैंड पर हो। एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू उनको गवर्नमेंट चाहती है कि जो साइंटिस्ट्स मेरे काम कर रहे हैं वो फील्ड में इंप्लीमेंट हो। इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी विजिट इंश्योर कराई जा रही है, कि जाइए आप फार्मर से बात कीजिए, उनको समझाइए, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराइए, जो चीजें हम लैब के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको फील्ड में लाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफी ज्यादा डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो मई बैच है वो 11 मई से शुरू होने वाला है। सो देर मत कीजिए, क्योंकि अप्रैल में जो है हाई टाइम है जब आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ये जो ऑप्शनल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपीएससी सीएससी के लिए, अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप ऑप्शनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर पीसीएस में अभी भी बहुत सारे पीसीएस ऐसे हैं जहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप उनके लिए भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके सारे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा। इस कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कि इनको पढ़ने के अलावा आपको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ रेगुलर टेस्ट होंगी, मेंटोरशिप सेशंस होंगे, डाउट सेशन एंड मेनी मोर थिंग्स यू विल गेट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। आपको अराउंड 14,000 या 19,000 के अराउंड ये कोर्स जो है मिल जाएगा, और इसका जो परचेज करने का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मेरा प्रीवियस टेलीग्राम चैनल था उसको मुझे बंद करना पड़ा। आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, @monica_yadav_agriculture, ठीक है। और ये लिंक है, आपको यहाँ पर इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो क्लास नोट्स है उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और किस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप प्रोसीड करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप कैसे करेंगे, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इंश्योर कीजिएगा कि आप ये चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स और इस चैनल का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे जो
स्ट्रेटेजी है, फोकस तो हमने देख लिया, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हमें 6 पिलर एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। सबसे पहला प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, बट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब सीधा सा दिमाग में आता है कि भाई हमें इनपुट कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया लाने पड़ेंगे, बढ़िया सीड लानी पड़ेगी, तो इससे तो फिर प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हमारा पहला पिलर है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, सेकेंड पिलर है रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट, हमें इनपुट कॉस्ट को कम करना है। अब इनपुट कॉस्ट कैसे कम करेंगे? ड्रिप इरिगेशन अपना करके, सब्सिडाइज रेट पर गुड क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करा करके, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, डाइवर्सिफिकेशन करके, तो हम ये कर सकते हैं। एंश्योरिंग फेयर प्राइसेस, अब गवर्नमेंट फार्मर ने प्रोड्यूस तो कर दिया बट मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो हम ये एंश्योर करेंगे कि फार्मर को उसकी क्रॉप के लिए फेयर प्राइस मिले। और अगर लॉसेस हो रहे हैं, फसल खराब हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से या एनिमल्स की वजह से, सो इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसके साथ साथ और भी स्कीम्स लाई गई हैं, तो उन लॉसेस के लिए फार्मर को पूरा का पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। साथ के साथ हम फर्टिलिटी को रिस्टोर करेंगे डाइवर्सिफिकेशन करके, मोनोक्रॉप से अब हमें हटना पड़ेगा, हमें हमारी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, इन सब के अंदर अब हमें जाना पड़ेगा। साथ के साथ हम लाइव स्टॉक को भी, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, उनकी इनकम को इंक्रीज कराने के लिए यहाँ पर लाइव स्टॉक को भी इंक्लूड किया गया है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो स्मॉल फार्मर है वो एग्रीकल्चर तो करेंगे, साथ के साथ छोटी छोटी और एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइव स्टॉक रख सकते हैं, पोल्ट्री रख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए आप कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं, तो वो इस कैसे अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे खास बात, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू था मार्केट लिंकेज का, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो एक होलिस्टिक फार्म अप्रोच अब लेकर के चल रहे हैं। अगर इन रिफॉर्म्स को प्रॉपरली, इस 6 पिलर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हमारे फार्मर्स को पहुंचने वाला है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल के यहाँ नहीं आता। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ पर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो बहुत सारे स्टेट्स जो है इसमें फेल हो जाते हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है हर स्टेट के रीजन स्पेसिफिक, वहां पर हर एक स्टेट की रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को और वहां के प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स को, वहां की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उस बेसिस पर जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है चीजों का वो किया जाएगा, पॉलिसीज लाई जाएंगी। तो इसके साथ जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है कोलैबोरेट करके एक रोड मैप प्रिपेयर कर रही है, और बहुत सारे सपोर्टिव मेजर इसके लिए अनाउंस किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए गवर्नमेंट जो है थ्रू आउट द कंट्री कैंपेन चला रही है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 41,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइजर पर, ताकि फर्टिलाइजर का प्राइस जो है वो कम रहे और फार्मर का इनपुट कॉस्ट कम रहे। नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको, नेचुरल फार्मिंग को। इसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर, जो फार्मर हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं उन फार्मर को पहले प्रॉब्लम आती थी कि उन्हें क्लीन प्लांट नहीं मिल पाता था, मतलब उनको ऐसा प्लांट मिलता था जिसके अंदर कोई डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो जो उनका प्रोड्यूस होता था वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का होता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 9 क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो थ्रू आउट द कंट्री एस्टेब्लिश किए हैं, ताकि फार्मर को गुड प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल हो सके और उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके साथ साथ बहुत सारी प्राइस सपोर्ट इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे कि एमएसपी के अंदर आपका प्रोक्योरमेंट जो है क्रॉप्स का बढ़ा दिया गया है, एमआईएस स्कीम लेकर आए गए हैं, पल्स का 100% प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया गया है। देयर आर मेनी मोर अदर सपोर्टिव मेजर जो इस 6 पिलर स्ट्रेटेजी की अप्रोच को बढ़ाना चाहती है। और साथ के साथ जो हमने, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी पोटैटो प्राइस क्राइसिस की, तो पोटैटो का प्रोक्योरमेंट भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। सो ये सब सपोर्टिव मेजर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या इसमें, इस टॉपिक में आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से ऐड ऑन कर सकते हैं।
साथ के साथ मैं दोबारा से फिर से आपको बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ हाई टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शन। अब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स के लिए भी आपको, और टेलीग्राम लिंक, अगर आपका एग्रीकल्चर है, ऑप्शनल भी नहीं है, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी, कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग योर एग्रीकल्चर, यू मस्ट सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल। डोंट मिस दैट, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।